हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में श्रेणी क्रम सहसंबंध की गुणांक के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम अंग्रेजी में रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी कहते हैं। अभी तक हमने सहसंबंध के बारे में पढ़ लिया है कि दो चरों के बीच संबंध को, जिसे हम सहसंबंध के नाम से जानते हैं, कोरिलेशन के नाम से जानते हैं, वह क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। और साथ ही साथ हमने गुणनफल आघूर्ण या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम एक दूसरे प्रकार सहसंबंध का एक अन्य प्रकार, जिसे हम श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक कहते हैं, के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो डाटा एनालिसिस जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत आता है, सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। और ये हमारे एमएड के और एमए एजुकेशन, बीए इत्यादि अन्य कोर्सेज में ये शामिल होता है। लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में ये सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप देखिए और अंत तक देखिए और ये समझिए कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक क्या होता है। आइए शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में केवल एक क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो हम आपके लिए ये वीडियो ला रहे हैं आपकी हेल्प के लिए, तो आप कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जल्दी से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक क्या है। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, ठीक है, अर्थात जिसमें क्रम की बात हो रही है ना। यानी कि हमारे प्राप्तांकों की जब यह विशेषता हो कि वो एक क्रम में हों, उनका मापन जो है वह एक विशेष प्रकार से किया गया हो, जिसे हम क्रमित स्तर कहते हैं, ठीक है। अगर किसी समूह में प्राप्तांकों को क्रमित स्तर पर मापा गया है, तो इस स्थिति में अगर हमें उन प्राप्तांकों का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तो हम श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक के द्वारा इस सहसंबंध को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे हम और डिटेल में समझें और जानें कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक क्या होता है। तो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और इसीलिए इसको स्पीयरमैन विधि भी कहते हैं। और इसके द्वारा जो सहसंबंध गुणांक प्राप्त होता है वह स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी मापन के दौरान, चाहे वो शैक्षिक मापन हो या फिर सामाजिक मापन हो या फिर किसी भी क्षेत्र में मापन किया गया हो, यदि वह मापन क्रमित स्तर पर किया गया है और दोनों चरों का मापन जो है वो क्रमित स्तर, जिन दो चरों के बीच हमें सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है, यदि उन दोनों चरों का मापन क्रमित स्तर पर किया गया हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का उपयोग करना है और उसके बाद दोनों चरों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। क्रमित स्तर को अंग्रेजी में हम ऑर्डिनल लेवल कहते हैं, जिसमें यदि ऑर्डिनल लेवल क्या होता है, यह ऐसा मापन का स्तर है जिसमें हम विभिन्न समूहों को इस प्रकार से बांटें कि उन्हें हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर सकें, तो वह हमारा क्रमित स्तर कहलाता है, ठीक है, क्रमित स्तर का मापन कहलाता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हमने इंटरव्यू लिया या साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, कुछ समूह में हमने कुछ लोगों का साक्षात्कार लिया और उस साक्षात्कार के आधार पर हमने उन लोगों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्रमित स्तर का मापन कहलाएगा। शिक्षा शास्त्र में, मनोविज्ञान में और अन्य समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर चरों का हम क्रमित स्तर पर ही मापन करते हैं, अंतरित स्तर पर या नामित स्तर पर नहीं कर सकते, है ना। अंतरित स्तर पे, अनुपातिक स्तर पे नहीं किया सकता है। मापन के स्तरों के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, नामित, क्रमित और अंतरित, और चौथा जो है आनुपातिक स्तर। 4 स्तर होते हैं। इन चारों स्तरों में से हमें किस स्तर पे देखना है, तो क्रमित स्तर पे देखना है, ठीक है। तो प्रश्न में वो हमें दिया रहता है कि ये जो है क्रमित स्तर पे मापे गए हैं,
श्रेणी संबंध गुणांक, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा तो प्रश्न में वो जो डेटा हमें दिया रहेगा वो क्रमित स्तर का ही डेटा होगा। समझ में आया ना? तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि क्रमित स्तर क्या होता है। ठीक है, अब वास्तव में ये जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक होता है ना, ये सभी परिस्थितियों में जो है, कहने का मतलब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक जो होता है वास्तव में श्रेणीबद्ध समंकों के मध्य गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक है। ठीक है ना? ठीक, इसका एक अन्य नाम कोटि अंतर विधि भी होता है, इसे हम कोटि अंतर विधि भी कहते हैं। ठीक है, और जब दो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वही चीज़ें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक वास्तव में श्रेणीबद्ध समंकों के मध्य गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक है। अर्थात श्रेणीबद्ध समूह का मतलब जिसको हम रैंक डाटा कहते हैं, हमारे पास कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ समंक दिए रहेंगे, उनको हम अपनी सुविधा के अनुसार एक रैंक देंगे, एक क्रम देंगे, और उस क्रम का जब हम सहसंबंध गुणांक निकालेंगे तो यह श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं और आइए किस प्रकार से हम श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक जो है वह श्रेणीबद्ध समंकों का गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक है। तो इसीलिए इसके द्वारा जो ये श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या भी ठीक गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक की तरह ही की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि सहसंबंध गुणांक का मान कितना आता है तो उसकी शाब्दिक व्याख्या किस तरह से की जाती है। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली दोनों वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपको साइन यहाँ पर दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है वो रो, इसको क्या पढ़ते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक के बारे में समझी है। ठीक है, आइए अब हम ये समझते हैं कि कैसे श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की विशेषताओं को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की कुछ मान्यता होती है। इस मान्यता को आप ध्यान में रखेंगे। यह मान्यता ये है कि समूह में जो दिए गए प्राप्तांकों को एक क्रम केवल एक ही बार दिया गया है। चूँकि इसमें समूह के जो प्राप्तांक होते हैं उनको हम एक क्रम देते हैं, एक रैंक देते हैं। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि उस समूह में जो रैंक दी गई है अलग अलग प्राप्तांकों को, वह एक को एक ही बार दी गई है। ठीक है ना, ये मान के चलते हैं। तो इसका उपयोग हम आगे अभी जब सवालों को हल करेंगे तो आपको ये लाइन जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगी। दूसरी चीज़, यह गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक के समतुल्य नहीं है। ये भले ही श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की व्याख्या हम गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध की तरह ही करते हैं, लेकिन ये दोनों मान जो है समतुल्य नहीं है। ठीक है, दोनों मान जो है अलग अलग प्राप्त होते हैं। तीसरी चीज़, जब दो चर क्रमिक स्तर पर मापे गए हों तब श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक केवल एकमात्र विकल्प होता है। ठीक है, अगर दो चरों के बीच हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर रहे हैं और वो दोनों श्रेणी जो है क्रमित स्तर पे ही मापे गए हैं तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है, हमें केवल और केवल श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ही ज्ञात करना पड़ेगा अगर दो चर क्रमित स्तर पे मापे गए हैं तो। ठीक है, उसके बाद यह प्राप्तांकों की सापेक्षिक स्थिति पर आधारित होता है। ठीक है ना, जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक होता है वह प्राप्तांकों की एक दूसरे के सापेक्षिक स्थिति पर आधारित होता है, जबकि गुणनफल आघूर्ण में ऐसा नहीं होता। गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक प्राप्तांकों के आकार पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये कुछ श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं होती हैं। आइए अब हम इसे ज्ञात करने के सूत्र को समझ लेते हैं कि इस श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके सामने ये सूत्र स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो है रो बराबर 1 माइनस
6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, ये जो है आपका सूत्र है। और इस सूत्र में जितने भी पद आपको दिख रहे हैं इनको हम सारणी के माध्यम से ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद इस फार्मूले में जब रखेंगे और सॉल्व करेंगे श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात हो जाएगा। आइए इसमें समझ लेते हैं कि इसमें डी स्क्वायर और एन क्या है। तो सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? क्रमों के अंतर के वर्गों का योग। अब यहाँ पर क्रमों के अंतर के वर्गों का योग क्या है? हमने विभिन्न प्राप्तांकों को जो एक रैंक दी थी, जो क्रम दिया था, उन्हीं क्रमों का अंतर ज्ञात करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर प्राप्त होगा उन सभी का योग अगर ज्ञात कर लेते हैं तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाता है। एन क्या है? यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या। अब यदि आपको यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है, क्रमों का अंतर क्या है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए हम इस पे एक प्रश्न को जब हल करते हैं तब आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो आइए एक उदाहरण द्वारा हम इस सूत्र को और श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि को समझते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको एक सारणी दिख रही होगी जिसमें हमारे पास कुल 10 छात्र हैं। 10 छात्रों ने के प्राप्तांक यहाँ पर दो अलग अलग विषयों में, यानी 2 चरों के प्राप्तांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला छात्र का जो है पहला विषय, मान लीजिए कि चर x जो है किसी एक विषय का प्राप्तांक है और चर y जो है किसी अन्य विषय का प्राप्तांक है, मान लीजिए विज्ञान और गणित का प्राप्तांक है। ठीक है ना, तो इस तरह से प्राप्तांक हमें लिखे हुए हैं। एक छात्र के किन्हीं 2 विषयों में या 2 चरों में प्राप्तांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुल हमारे पास 10 छात्र हैं और 10 छात्रों के प्राप्तांकों को हमने उनके दोनों विषयों के या दोनों चरों के प्राप्तांकों को उसके सामने लिख दिया है। आपको इस सारणी में दिख रहा होगा। तो देखिए, श्रेणी क्रम सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये देखना होता है कि इन दोनों चरों में, चर x और चर y में, क्या कोई प्राप्तांक जो है दोहराया तो नहीं है, या दो या दो से अधिक बार तो नहीं आया। तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखेंगे। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या कोई एक प्राप्तांक 1 से अधिक बार आया है क्या? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 16, चर x में देख लीजिए 16, 22, 25, 24, 28, 30, 12, 10, 20 और 18। तो चर x में कोई ऐसा प्राप्तांक नहीं है जो कि 1 से अधिक बार आया हो। उसी तरह चर y में भी देख लीजिए 12, 11, 29, 27, 15, 20, 10, 16, 13, 18। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई चर 2 बार नहीं आया है या 2 से अधिक बार नहीं आया है। सभी जो प्राप्तांक हैं वो एक ही बार हैं। ठीक है, अब इतना हम जब पहली बार कर लेते हैं तब हम अगले चरण में अब हम इसको सारणीबद्ध करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक सारणी के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमने छात्रों को एक पहले कॉलम में, चर x को उसके दूसरे कॉलम में और चर y को इसके तीसरे कॉलम में हमने ऐसे क्रमबद्ध कर लिया है। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब हमें चर x और चर y को रैंक देनी है, क्रम देना है। ठीक है ना, जैसा कि हमने पीछे अभी जो है इस बात को समझा था। रैंक अब कैसे देना है ये आपको समझने वाली बात है। तो चर x में जो जितने भी प्राप्तांक आपको दिख रहे हैं इस कॉलम में, ठीक है ना, चर x में आपको यहाँ पर जितने भी प्राप्तांक आपको ऊपर से नीचे की ओर दिख रहे हैं, इसमें से सबसे बड़े प्राप्तांक से सबसे छोटे प्राप्तांक की ओर 1 से लेकर और अंतिम प्राप्तांक का आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके क्रम देना है। ठीक है ना, तो यही जो है रैंक देना या क्रम प्रदान करना कहलाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी अब कैसे देंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को हम इसमें 1 रैंक देंगे, उससे छोटी संख्या को 2 रैंक देंगे, उससे छोटी संख्या को 3 रैंक देंगे, अगर उससे भी कोई छोटी संख्या है तो उसको 4 देंगे। अर्थात ऐसे हम छोटी संख्या जैसे जैसे संख्या प्राप्तांक, यानी जो जैसे जैसे प्राप्तांक छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे जो रैंक है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से सबसे छोटे प्राप्तांक को सबसे बड़ा क्रम मिल जाएगा। और यही चीज़ हम y चर के लिए भी करेंगे, अर्थात दोनों चरों में हम इसी प्रकार से रैंक देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो आप देखिए ज़रा इसमें कि चर x में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो चर x में सबसे बड़ा अंक आपको ये 30 दिख रहा होगा। तो इसको हम कौन सी रैंक देंगे, इसको हम 1 रैंक देंगे। उससे छोटी संख्या कौन सी आपको दिख रही है, तो 28 दिख रही होगी, इसको हम 2 रैंक देंगे। ठीक है, इससे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, ज़रा आप देख के बताइए। तो यहाँ पर इससे छोटी संख्या आपको दिख रही होगी 25। ठीक है,
क्या दिख रही है, 25 दिख रही है, तो इसको हम 3 रैंक दे देंगे। समझ में बात आ रही है ना। उससे छोटी आपको 24 दिख रही है तो 4 रैंक दे देंगे। इस तरीके से आप रैंक देते जाएंगे, एक के बाद एक क्रमिक रूप से छोटी जो है संख्याएं, प्राप्तांक छोटे होते जाएंगे और क्रम जो है बढ़ता जाएगा। उसी तरह आप चर y में भी देख लीजिए। चर y में सबसे जो बड़ी संख्या है वो 29 आपको दिख रही होगी, तो इसको आप एक क्रम देंगे। उससे जो छोटी आपको संख्या दिख रही है वो 27 दिख रही है, तो इसको आप 2 नंबर देंगे। 27 से छोटी संख्या आपको कौन सी यहाँ पर दिख रही है, ज़रा देख के बताइए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 20, और 20 को आप 3 नंबर दे देंगे। इसी तरह से इससे छोटी अगर कोई संख्या है वो 18 है, तो इसको 4 नंबर दे देंगे। इसी तरह सभी क्रम हम देते जाएंगे, और जो सबसे छोटी संख्या आएगी उसका क्रम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम रैंक सभी को दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर RX, जो हमने X को रैंक दिया है उसको RX से प्रदर्शित किया है, और RX में हमने सभी को रैंक को एक अलग कॉलम में लिख लिया। RX आप देख लीजिए, ये चर X का रैंक है, ठीक है ना। देखिए 30 को 1 दिया गया है, 28 को 2 दिया गया है। इसी तरह से हमने जो सबसे छोटा प्राप्तांक X है वो 10 है, और उसको चूँकि 10 लोग हैं इस समूह में, इसलिए उसको सबसे अंतिम वाला रैंक जो है 10 प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ जो है सावधानी से करनी है आपको। रैंक जो हम यहाँ पर दे रहे हैं इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा भी गलती अगर हुआ तो जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है, वो गलत आ सकता है। ठीक है, तो चर x को हमने रैंक दे लिया है। अब इसी तरह से चर y को भी हम रैंक दे लेंगे, तो उसको हमने यहाँ पर जो है अगले कॉलम में RY के द्वारा प्रदर्शित किया है, और RY में हमने रैंक दिया है ना, सबसे बड़े प्राप्तांक को 1, उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, उससे छोटे को 4। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, बात समझ में आ गया। अब जब आप सभी प्राप्तांकों को रैंक दे लेते हैं तो इसके बाद अब हम यहीं पर डिफरेंस जो हमारा D था फार्मूले में, यहाँ पर जो D था, है ना, फार्मूले में जो D था आपने देखा होगा D, है ना, वो क्या है, D जो है वह हमारा RX और RY का डिफरेंस है, अंतर है ना। ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये घटाना नहीं है, ये अंतर है। बस अंतर हमें देखना है, इसमें चिन्ह का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो डिफरेंस यहाँ पर चूंकि डी स्क्वायर फार्मूले में आप देख सकते हैं डी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो डी स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी ज्ञात करना होगा। और डी क्या है, तो RX और RY का डिफरेंस, यानी RX में से RY को हमें अंतर देखना है, कितना अंतर है। तो देखिए सबसे पहले में हम RX में से RY पहले में से घटा दीजिए। सबसे पहले रो जो आपको दिख रही है, तो 8 में से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 में से 8 जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। और 5 में से 9 जाए, 4 आ जाएगा। 3 में से 1 जाए, 2 जाएगा, है ना, समझ बात आ रही है। और उसके बाद से 4 में से 2 जाए, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 में से 6 जाएगा, तो वैसे तो -4 आना चाहिए, लेकिन हमें इस माइनस चिन्ह को छोड़ते जाना है, केवल हमें डिफरेंस देखना है। तो 4 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी को क्या कर लिया है, अंतर ज्ञात कर लिया है RX और RY में। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पर D का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, D स्क्वायर चाहिए, यानी कि D स्क्वायर का सिग्मा, यानी सिग्मा D स्क्वायर, यानी D स्क्वायर का योग चाहिए। तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पर एक क्रम में। जब आप इसको जोड़ते हैं डी स्क्वायर, सबसे पहले डी स्क्वायर यानी डी का, अब डी तो ज्ञात हुआ, अब इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 0 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा, इस 4 का 4 चौके 16 आ जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो सभी का हमने क्या ज्ञात कर लिया, स्क्वायर। ठीक, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका डिफरेंस मिला है, रैंक का, क्रम का हमने डिफरेंस निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया, तो डी स्क्वायर ज्ञात हो गया। ठीक है, 1 का 1 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से डी स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया। अब इस डी स्क्वायर का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो डी स्क्वायर का अगर आप योग निकालते हैं तो योग करने पे 80 आता है। ठीक है, क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी स्क्वायर तक हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक,
अब डी स्क्वायर के बाद इसका सिग्मा या अर्थात डी स्क्वायर का जो है सम, टोटल सम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, तो 80 आ गया। अब फार्मूले में सारे वैल्यू को जो है रखते हैं। देखिए सिग्मा डी स्क्वायर का मान हमें पता चल चुका है 80, एन का मान हमारे यहाँ पर 10 है। आइए इस फार्मूले में रखते हैं। जैसे ही आप फार्मूले में रखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 1 माइनस 6 गुणे 80/10 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 480/990। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर आप तो जो है आंसर आएगा वो 0.51। यही आपका जो है इस डेटा का, और ये जो दो वेरिएबल, दो चर हमारे पास x और y हैं, इनके बीच का सहसंबंध है। ठीक है, अब इस सहसंबंध के मान को देखकर आप दोनों चरों के बीच के संबंध की शाब्दिक व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये जो है चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी प्राप्तांक, इन आंकड़ों में जितने भी चर x और चर y में जो प्राप्तांक थे वो केवल एक प्राप्तांक एक ही बार आया है, रिपीट नहीं हुआ है। जबकि ऐसा अक्सर ऐसा होना संभव नहीं है, है ना। हम अक्सर जब कुछ विद्यार्थियों के समूह में दो चरों का प्राप्तांक ज्ञात करते हैं, हो सकता है कि वो प्राप्तांक रिपीट करें, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध कैसे हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक प्राप्तांक को तो एक ही बार क्रम देना है, एक ही रैंक देनी है। ठीक, तो कैसे हम करेंगे। यहाँ पर देखिए सारे प्राप्तांक एक ही बार आए थे, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी जबकि एक चर में एक प्राप्तांक एक या दो से अधिक बार आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम सहसंबंध गुणांक, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर भी एक उदाहरण आइए हम देख लेते हैं। और ये उदाहरण इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सन 2022 के पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो जो हम लेने जा रहे हैं वो आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो सामने आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न दिख रहा है, यह सन 2022 में प्रश्न एज इट इज़ जो है आया हुआ था, ठीक इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 12 छात्र हैं और 12 छात्र हैं, उन्हीं 12 छात्रों के दो चरों के प्राप्तांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें ये देखना है कि क्या दोनों चरों में कोई प्राप्तांक 2 या 2 से अधिक बार आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ प्राप्तांक जो हैं वो रिपीट किए हुए हैं। उदाहरण के लिए चर x में आप देखिए जो 16 है एक बार आया है और यहाँ पर दूसरी बार आया है। ठीक है, अर्थात चर x में जो 16 प्राप्तांक है वो 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। ठीक है, तीसरे विद्यार्थी और 7वें विद्यार्थी ने। उसी तरह चर y में भी आप देखिए ये जो 12 है ना, जो और 12 है ना, 12 नंबर फर्स्ट चर y में पहला विद्यार्थी पाया है और चर y में तीसरा विद्यार्थी भी 12 नंबर ही पाया है। साथ ही साथ और भी कुछ प्राप्तांक आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 18 है, ये जो दूसरा विद्यार्थी है चर y में, और चर y में ही 5वां विद्यार्थी भी 18 नंबर पाया, और साथ ही साथ 7वां विद्यार्थी भी चर y में 18 नंबर ही पाया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 अलग अलग ऐसे प्राप्तांक हैं 12 और 18 जो 2 या इससे अधिक बार आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए उसको हम समझते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इस स्थिति में श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हम इन प्राप्तांकों को क्रम क्या दें, है ना, रैंक कौन सी दें। ठीक है, तो रैंक ज्ञात करने के लिए एक चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ हल करने से पहले। देखिए रैंक ज्ञात करने से पहले हम जो तरीका है रैंक देने का कि सबसे बड़े प्राप्तांक को 1 दीजिए, उससे छोटे प्राप्तांक को 2, उससे छोटे प्राप्तांक को 3 दीजिए, और इसी तरह से प्राप्तांकों के घटने पर जो हम रैंक या जो क्रम दे रहे हैं उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा प्राप्तांक जो दोहराया हुआ है, जो रिपीट किया हुआ है, उसको भी हम उसी क्रम में प्राप्तांक देते जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर 12 है, मान लीजिए 12 को यहाँ पे छठा प्राप्तांक मिल रहा है। ठीक है, तो इसको 6 क्रम दे दी, प्राप्तांक कह रहा हूँ सॉरी, है ना। अगर 12 प्राप्तांक को 6वां क्रमांक मिल रहा है तो अगले वाले 12 को हम 7वां क्रमांक दे देंगे।
समझ में आया? ये उदाहरण के बता रहा हूँ, अभी हम देखेंगे कि कौन सा क्रमांक आगे मिल रहा है। ठीक है, अब हमने 6 और 7 दे दिया, लेकिन वास्तविक क्रमांक ये नहीं है। वास्तविक क्रमांक हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा, यानी 6 और 7 को जोड़िए और यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। यानी कि इस वाले 12 प्राप्तांक को हमने 6 क्रमांक दिया था और दूसरे वाले 12 को हमने 7 क्रमांक दिया था। इन दोनों को योग करिए, 7 कितना आ गया? 13/2। ठीक है, 13/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये 6.5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 6.5 ही वास्तविक क्रम होगा, एक एक्चुअल रैंक होगा। अर्थात आपने ये देखा कि हमें क्या करना है, जो भी प्राप्तांक हमें क्रम दे रहे हैं वो नियम के अनुसार देते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो प्राप्तांक दोहराए हुए हैं उन प्राप्तांकों के क्रम का औसत हम निकालेंगे और उसे क्रम देंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे, हम इसको सारणी के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हमने छात्रों को क्रम में लिख लिया है और उनके चर x को हमने क्रम में लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर कि जो चर x है उसमें 12 नंबर जो प्राप्तांक था, 12 प्राप्तांक था, वो 2 बार आया हुआ है। अर्थात इसको हम कौन सा रैंक दें? तो सबसे पहले हम ऐसे ही साधारण रैंक दे लेते हैं, जो भी नियम है। तो हमने यहाँ पर देखिए सबसे बड़े प्राप्तांक को 1 नंबर दिया है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्राप्तांक यहाँ पर 24 है, उसको 1 नंबर दिया है। उससे छोटा जो प्राप्तांक है वो 22 है, उसको हमने 2 नंबर दिया है। इसी तरह से हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 12वां प्राप्तांक है, 12 नंबर जो 12 प्राप्तांक है वो 2 बार आया हुआ है। तो पहले वाले 12 जो है 11वें नंबर पे आ रहा है और जो दूसरा वाला 12 है उसको हमने, दूसरा वाला 12 आप देखिए कहाँ पे आ रहा है, सॉरी 12 नहीं आ रहा था, 16 आ रहा था ना यहाँ पे। ठीक है, 16 आ रहा था। चर x में 16 जो है वो 2 बार आ रहा था यहाँ पे। ये देखिए ये 16 1 बार आया है और 7वें में 16 है, तो 16 2 बार आया हुआ है। तो देखिए 16 नंबर जो है वो कहाँ पे आया है, उसको हमने 8 क्रम दिया है। ठीक है ना, लेकिन जो दूसरा वाला जो 16 है जो कि ये है, ठीक है ना, उसको हमने 7 क्रमांक दिया है ना। तो पहले इधर वाले को 7 क्रमांक दिया, तो अगले वाले 16 को 8 क्रमांक दिया। ठीक, लेकिन ये वास्तविक क्रम नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि 8 पहला जो ये हमारा 16 प्राप्तांक है उसको 8 क्रम दिए हैं और दूसरा वाला जो 16 है उसको 7 दिए हैं। अब 8 और 7 का क्या करना है, 8 + 7 का योग करना है और इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो 8 और 7 का योग करिए। औसत निकालने के लिए कुल 2 प्राप्तांक है तो 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 8 7 15/2। ठीक है, 15/2 आ गया और ये क्या आ जाएगा, 7.5। ठीक, तो आप 16 को कौन सा रैंक देंगे, 16 को देंगे 7.5 और जो दूसरा वाला 16 है उसको भी आप कितना देंगे रैंक, उसको भी देखिए 7.5। ठीक है, तो इस तरह से रैंक हम देंगे। समझ में आ गया ना? जब 2 प्राप्तांक दोहराएं तो हम उनके रैंक का औसत निकालेंगे और जो औसत आएगा वही दोहराए गए प्राप्तांकों का क्रम या रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सारणी में लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 16 और 18 जो हैं, 16 और ये दूसरा 16, इस पर आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, यही दोनों जो हैं वो रिपीट किए गए हैं। तो आइए हमने देखिए हमने इसको RX के रूप में जो वास्तविक क्रम है, जो वास्तविक एक्चुअल रैंक है, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमने 8 और 7 को जोड़ा और तो 15 आ जाएगा, 15/2 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर 7.5 दे दिया है ना। इस वाले को 7.5 दिया है और इस वाले को भी 7.5 दे दिया है। समझ में बात आ गई? ठीक है ना। अब आइए बारी आती है दूसरे चर y की। ठीक है, अब दूसरे चर की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हमने दोनों को रैंक दे दिया है, ब्रैकेट में आपको हमने एक साइन भी बना दिया यहाँ पर। अब हमने चर y की बात कर रहे हैं, अब चर y को भी ऐसे ही हम रैंक दे देते हैं। ठीक, सबसे बड़ा प्राप्तांक चर y में 28 है, उसको 1 दिया। उससे छोटा जो है वह 27 है, उसको 2 क्रम दे दिया। लेकिन रिपीट कौन कौन से कर रहे थे, कौन से प्राप्तांक रिपीट कर रहे थे, तो हम देख रहे हैं 12 कर रहा है और यहाँ पर 18 कर रहा है। ठीक है ना, 18 जो है वो 3 बार आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो 12 जो है वो 2 बार आया है। अब हमने चर y को हमने क्रम दे दिया। जो 12 को देखें तो पहला वाला जो 12 है उसको 11 क्रम प्राप्त हुआ है और जो दूसरा वाला 12 प्राप्तांक है उसको 12 ही क्रम प्राप्त हुआ है। अर्थात हमें इसको वास्तविक क्रम देना है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों क्रमों का औसत निकालना पड़ेगा। 11 + 12। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये 11 + 12, तो 11 + 12 और चूंकि 2 प्राप्तांक है औसत निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा
2 1 3 और ये 2 23 आ जाएगा, 23/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11.5। ठीक है, 11.5 आ गया। यानी कि जो 12 प्राप्तांक है उसको हम कौन सा रैंक देंगे, 11.5 रैंक देंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। उसी तरह से आइए बात करते हैं अगले का। ठीक है, देखिए हमने 11.5 रैंक यहाँ पर दे दी है। ठीक है, अभी बचा है 18, क्योंकि 18 यहाँ पर 3 बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जो 18 कितनी बार आया है यहाँ पे, 11.5 देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। 18 जो है 3 बार आया है। तो पहले वाले 18 को 5 क्रम प्राप्त हुआ था, दूसरे वाले 18 को 6 प्राप्त हुआ था और तीसरे वाले को 7 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो क्या आया, पहले वाले 18 को 6, कहाँ गया पहला 18, ये पहला वाला 18 जो है उसको 5, तो 5 प्लस दूसरे वाले 18 6 अर्थात 6 प्लस और तीसरा वाला 18 क्या है 7, तो 7। ठीक है, और चूंकि 3 प्राप्तांक है तो एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग देंगे, और जैसे ही आप इसको योग के भाग करके भाग देते हैं तो ये आता है आपका 6। ठीक है, और औसत क्या आएगा, 6 आएगा। तो जितने भी प्राप्तांक 18 थे उसका जो वास्तविक रैंक, वास्तविक क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी को हमने क्या दे दिया है, 6। ठीक है ना, क्या दे दिया है, 6। तो देखिए, ठीक है, तो आपको ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा कि मैंने तीनों को 6 रैंक दे दिया है, क्योंकि यही औसत मिला है इसलिए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल जो रैंक है वो आ गई है, RX और RY का मान अब एक्चुअली जो है वो वास्तविक रूप में आ चुका है। अब हमें डिफरेंस निकालना है, D निकालना है, तो RX माइनस RY करना है, RX डिफरेंस RY, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, डिफरेंस का चिन्ह, डिफरेंस का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक, अब डिफरेंस निकाले, 11 का डिफरेंस 11.5 निकालेंगे, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 और 6 का डिफरेंस 5 आ जाएगा, 7.5 और 11.5 का डिफरेंस जो है वो 4 आ जाएगा, है ना। माइनस चिन्ह को इग्नोर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 और 10 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, 3 और 6 का डिफरेंस जो है वो 3 आ जाएगा, 1 और 1 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, है ना। इसमें 7.5 और 6 का डिफरेंस 1.5 आ जाएगा। इसी तरह से हमने सभी का जो है वो डिफरेंस निकाल लिया है। आइए, अब ये डिफरेंस हो गया। अब हमारे फार्मूले में D² होता है, तो हमें D² ज्ञात करना है। आइए D² निकाल लेते हैं। तो जब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 6.25। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और सभी का स्क्वायर इसी तरह से आप निकाल लेते हैं। 1.5 का स्क्वायर 2.25 आता है। ठीक है, सभी का स्क्वायर आपने ज्ञात कर लिया, और इसका टोटल सम यानी सिग्मा D² हमें फार्मूले में क्या होता है, सिग्मा D²। तो टोटल सम निकालेंगे, सिग्मा D² आपका क्या आ जाएगा, 115.5। आइए अब सूत्र में इसको हम रखते हैं। सूत्र कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसको फार्मूले में हम रखते हैं, सारे वैल्यू जो है फार्मूले में रख देते हैं। तो 6 × 115.5 बटे 12 कोष्ट में 12 स्क्वायर माइनस 1, और ये टोटल चीज़ जो है वो 1 में से माइनस है, तो 1 माइनस ये चीज़। ठीक है, अब रो इज इक्वल टू 1 माइनस 693 बटा 1716 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो जो आपका आंसर है वो आएगा 0.59, और यही इस पूरे डेटा का, यानी इस दिए गए डेटा में जो दो चर हैं x और y, उनके बीच सहसंबंध है 0.59। आशा है आपको ये जो है प्रश्न जो है समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो इसको आप एक बार और देखिए, बार बार देखिए। ठीक है, और इस पे जो है प्रश्न अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और संभवतः इस बार भी इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, है ना। हम विभिन्न विषयों से, शिक्षा शास्त्र के विभिन्न विषयों से संबंधित जो है कंटेंट बनाते हैं और लगातार आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और
जो है चीज़ों का लाभ उठाते रहें। हम आगे कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट वगैरह नेट के लिए और अन्य शिक्षा से संबंधित विषयों और एग्ज़ाम्स के लिए आपकी तैयारी में आपकी मदद करें। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकॉन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।